मेंटोर ए के सिंह और आज हम एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के जो क्वेश्चन आंसर है यानी संविधान एक के 1002 का रिवीजन देखेंगे यानी लास्ट आवर रिवीजन देखेंगे, जो कि आपका कल आपको पता है पेपर है। और कहीं ना कहीं विधि शास्त्र का इस बार बहुत ही टफ पेपर आया है, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से किताब से बना हुआ पेपर है। इसमें जितने बच्चे रेफरेंस बुक का, जितने बच्चे प्रीवियस ईयर का, जितने बच्चे क्वेश्चन पेपर का और क्वेश्चन बैंक के सहारे थे, वो कहीं ना कहीं एक तरह से ये मान के चलिए क्वेश्चन छोड़ के आए हैं। और बहुत सारे बच्चे कल जब हमारी भी एग्ज़ाम में ड्यूटी थी तो बच्चे पता नहीं क्या लिख के आ रहे थे, क्या लिखा है उन्होंने। इस तरह यानी कि आप नहीं पास हो पाओगे बच्चों। थोड़ा सा आपको मैंने वहाँ पर भी एग्ज़ाम हॉल में भी मैंने बहुत सारे बच्चों को ये कहा है कि आप थोड़ा सा सही तरह लिखिए। 4-4 5-5 पन्ने लिखकर अपना कॉपी जमा कर जा रहे हैं तो इस तरह से आपका पेपर नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्वेश्चन को अपना याद करिए, लिखिए, बुक्स को थोड़ा सा पढ़िए और लास्ट आवर रिवीजन की जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें थी वो भी थोड़ी बहुत उसमें आपको देखने के लिए मिली है। बुक्स आपसे पूछी गई थी, बुक्स वाला क्वेश्चन किसी को भी याद नहीं था। तो चलिए आज देखते हैं, अब सेकंड पेपर को देखते हैं यानी संविधान का जो भाग 1 है यानी कि संविधान का क्वेश्चन आपका है पेपर है, उसमें आपके रिवीजन को देखेंगे यानी कि रिवीजन कर रहे हैं जो कि आपका आता है। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। आज शॉर्ट भी कर लेते हैं जिससे कहीं ना कहीं शॉर्ट अगर आपको देखने के लिए मिल जाए तो शॉर्ट के बारे में आपको पता हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले आता है, सबसे नंबर 1 हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है, धर्मनिरपेक्षता है क्या और धर्मनिरपेक्षता किस तरह से कार्य करती है। तो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर यानी सेकुलर स्टेट से आप क्या समझते हैं। तो सेकुलर स्टेट क्या है, सेकुलर स्टेट या धर्मनिरपेक्ष राज्य आपके संविधान के कहीं ना कहीं भाग में दिया गया। और कौन से भाग में दिया गया ये भी आपको पता होना चाहिए संविधान के कहीं ना कहीं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें 41 लिखा हुआ है। मैंने आपको जब धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया था कि बहुत सी जो क्वेश्चन बैंक है उसमें 41वें संविधान संशोधन लिखा हुआ है, पर 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था संविधान में। और धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये क्या कहता है धर्मनिरपेक्षता, कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हमारे राज्य का, हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है, सभी धर्म को सम्मान करता है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए शिक्षा का अधिकार क्या है। शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE। ठीक है, RTE के बारे में पता होना चाहिए। RTE यानी कि आपका है एक तरह का फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ये क्या है, शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है जो कि हमारे 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिला है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपको मिला है अधिनियम। और ये आया कब था, ये आया था आपका 2002 में, 2002 में। और ये कानून कौन सा है, यानी कि आपका जो आर्टिकल है 21 है ना, 21 का ही कहीं ना कहीं भाग है, यानी कि जिसे हम जानते हैं 21A के नाम से, जो कि आपका क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत 21A दिया गया है, जो कि आपका है राइट टू एजुकेशन। यानी कि इसमें क्या कहा गया, 6 वर्ष से यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को सभी को स्कूल में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिलाना अनिवार्य या उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। एक फेमस क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से आपका क्या अभिप्राय है, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार किसमें आपको देखने को मिले। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस में दिए गए, भाग
3 में दिए गए हैं, और 3 में देने के बाद, और ये क्या है, अनुच्छेद आपके 12 से लेकर कहाँ तक दिए गए बताइए, 35 तक आपके दिए गए। ये चीज़ ध्यान रखना, 1 से 4 आपके क्या है, पहले उसका नाम बताया गया, यानी कि भारत क्या है, ये सब चीज़ें बताई गई। फिर आपका आ जाता है 5 से 11 आता है आपके नागरिकता के बाद आता है 12 से 35 तक आता है आपका फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यानी कि आपके मौलिक अधिकार। फिर 36 से 51 आता है आपका डीपीएसपी, और 51A में आता है आपका, 51A में आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। और इनके ऊपर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, यानी नागरिकता के ऊपर भी क्वेश्चन मिलता है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी क्वेश्चन मिलता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन मिलता है, और कहीं ना कहीं आपके डीपीएसपी के ऊपर भी क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। ये सारे आपको पता होने चाहिए, यानी कि मौलिक अधिकार का है 12 से 35, ठीक है। अगर आपसे डीपीएसपी पूछे, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल पूछे, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप स्टेट पॉलिसी क्या है, 36 से 51। फिर आपका क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछे, यानी कि मौलिक कर्तव्य पूछे, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ है, 51A में, ठीक है, 21A जो कि आपका शिक्षा का अधिकार। फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, नागरिकता का अधिकार, ये आपको कहीं ना कहीं पता होने चाहिए, ठीक है बच्चों। फिर आपसे पूछा जाता है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में आपसे पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को लिखिए, अनुच्छेद 32 से क्या अभिप्राय है, यानी कि आर्टिकल 32 से आपका क्या अभिप्राय है, अनुच्छेद 32 से आपका क्या अभिप्राय है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 हमारे सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है, रिट के बारे में बताता है, और उसमें हमारी 5 तरह की रिट होती हैं। कितनी तरह की होती हैं, 5 तरह की रिट हैं, जिसमें आपका क्या है, आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ये सारे के सारे इस तरह से आपकी 5 रिट बनती हैं। और यहीं पर सेम टू सेम क्वेश्चन आपका आ जाता है, अगर आपसे पूछा जाए 226, आर्टिकल 226 क्या है, आर्टिकल पूछा जाए, यानी अनुच्छेद पूछा जाए, तो अनुच्छेद आपका 226 आपको देखने के लिए मिलेगा। छेद 226 आपका क्या है, हाई कोर्ट की रिट्स होती हैं, ठीक है, सेम टू सेम हाई कोर्ट की रिट होती है। अभी आपको बस ये याद कर लेना, पावरफुल जो रिट मानी जाती है जब हम लॉ के फील्ड में हैं, जब आप एक हाई कोर्ट के रिट के बारे में जानोगे, तो हाई कोर्ट की रिट क्या है, पावरफुल सबसे ज़्यादा मानी जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की रिट से को कम रख कर लोग बाग क्या लगाते हैं, हाई कोर्ट की रिट लगाते हैं। क्यों, एक तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा पावर्स मिलती हैं, दूसरा अगर कभी एक चांस ये रह जाता है कि अगर आपके हाई कोर्ट की रिट में थोड़ा सा कम व्यू या कम पावर मिले, तो आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर पहले ही सुप्रीम कोर्ट लगा दोगे तो फिर जाओगे कहाँ, तो ये कहीं ना कहीं, ये जब आप एडवोकेट के फील्ड में आ जाओगे, यानी एडवोकेसी के फील्ड में आ जाओगे, तो आपको समझ में आएंगी ये सारी छोटी छोटी बारीकियों से ही कहीं ना कहीं अच्छे वकील की आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या कहीं ना कहीं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कार्य उत्तर विधियों के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये आपका अनुच्छेद 20 में है, अनुच्छेद 20 में दिया गया है का खंड 1, ठीक है। खंड 1 में यह उपबंध कराया गया है, और ये क्या करता है, कोई भी व्यक्ति केवल किसी प्रचलित विधि के अंतर्गत निर्धारित अपराध के लिए दोषी ठहराए जाए या अन्य अपराध के लिए, इसमें क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं आपके जितने भी सारे हैं, यानी व्यक्तियों को प्रचलित विधियों के अंतर्गत ही निर्धारित अपराध के दोषी ठहराया जाएगा, अन्य के लिए नहीं ठहराया जाता। और ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद कर लेना है, इस तरह से क्वेश्चन आपका देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट्स क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपका एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये देख लीजिए, वो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, जितनी भी रिट है पाँचों के पाँचों याद कर लेनी है। वैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस, ठीक है।
हैबियस कॉर्पस से आप क्या समझते हैं, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक लैटिन शब्द है जिसका कहीं ना कहीं निरोध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इसमें रेट का आदेश क्या, यानी कि ये रेट एक आदेश के रूप में उन व्यक्तियों के विरुद्ध जारी करी जाती है जो किसी बंदी बनाए हुए व्यक्ति को एक कहीं ना कहीं उसे क्या करते हैं, बंदी के रूप में उसे पकड़े रखते हैं और कहीं ना कहीं न्यायालय क्या करता है, ये आदेश देता है कि इसे कहीं ना कहीं हमारे सामने स्वशरीर प्रस्तुत किया जाए। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान यानी कि संविधान के या फिर संविधान के मौलिक अधिकार को निलंबन किया जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए संविधान के मौलिक अधिकार को किन परिस्थितियों में निलंबन किया गया है, ये आपको क्वेश्चन कराया गया तो आप उस जाकर देख सकते हो, और वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया तो आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। रेट सारी याद कर लेनी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये कई बार पूछी गई है, तो आपको याद कर लेनी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण लेख हो गया, आपका परमादेश हो गया, ये ऐसी रेट्स है जो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलती है और आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हर बार आपको 1 से 4 नंबर तक क्वेश्चन आपको मिलते हैं, यानी कि 4 नंबर तक की आपको रेट देखने के लिए मिलती है। फिर आपका एक को छोटा और क्वेश्चन और बैठता है, वो लिखिए न्यायिक पुनर्लोकन। ठीक है, यानी कि न्याय पुनरावलोकन क्या है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद जो 13 है उसमें न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान होती है, और यह शक्ति उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 12 तथा जो आपका यानी कि जो आपका हाई सुप्रीम कोर्ट है उसे कहीं ना कहीं 12 में, और हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय को, यानी कि आपके उच्च न्यायालय को क्या है 226 के तहत दी गई, जिसमें कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं संसद के या विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि संविधान के अनुरूप होनी चाहिए, और न्यायालय को ये शक्ति है कि किसी भी विधि को संवैधानिक जांच के लिए कर सकती है, और शक्ति के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति एक तरह से मानी जाती है। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना। न्यायिक पुनरावलोकन का क्वेश्चन आपका अभी भी फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाएगा और आगे भी जो आपको पढ़ना है। चलिए अब चलते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चनों पे जो कि आपसे कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चनों में आपका आ जाता है, यानी चलिए अब चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चनों पे जो कहीं ना कहीं लॉन्ग आपके पूछे जाते हैं। उसमें लॉन्ग सबसे आपसे फेमस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका बनता है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, तो संविधान के आपको यानी कि संविधान के बारे में आपको बता देना है, और संविधान के बारे में बताकर आपको मुख्य विशेषता बतानी है। तो मुख्य विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता में सबसे पहला आपका आता है, पहला पॉइंट ही आपका आ जाता है कि भारत का संविधान क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो क्या लिखना है, पहला विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और भारत का संविधान जो है सबका यानी सभी संविधान जो जितने विश्व के संविधान है उसमें सबसे बड़ा संविधान हमारा ही है। दूसरा पॉइंट आपका बनता है आपका संसदीय प्रणाली की सरकार की स्थापना होती है। यहाँ पर क्या है, संसदीय प्रणाली की बात आती है, और ये क्या है, संविधान भारत में इंग्लैंड की तरह ही गया करता है, संसदीय प्रणाली की बात आती है। और संसदीय प्रणाली का जब आपको बात देखने के लिए मिलेगी तो वहाँ पर आपकी लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति जी के माध्यम से एक संसद का पूरा ब्यौरा माना जाता है। तो ये चीज़ आपको लिख देनी है, ठीक है, जिसमें आपकी सारी चीज़ें मिलकर बनी जाती है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पर क्या है, यानी कि शक्तियों का विभाजन है, यानी कि भारतीय संविधान की मुख्य यानी कि विशेषता क्या है, शक्तियों का विभाजन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, शक्तियों का विभाजन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आता है संपूर्ण लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष समाजवाद गणतंत्र की स्थापना आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, भारतीय संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, भारतीय संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। फिर आता है भारतीय संविधान में हमें सरकार को चुनने का अधिकार दिया गया है। क्या है, सरकार को चुनने का अधिकार दिए गए हैं। नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में बताता है हमें। ठीक है, भारतीय संविधान आपका जो है वो पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है या धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, यानी कि भारत के संविधान का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपको पंथ निरपेक्ष वाला क्वेश्चन आपको देखने यानी कि
लिखना है। फिर आपकी विशेषता क्या है भारतीय संविधान की, लचीला और कठोर दोनों है, कहीं ना कहीं क्या है, लचीला संविधान हमें देखने के लिए मिलता है। और लास्ट आपकी बचती है हमारे पास एकल नागरिक यानी सिंगल सिटीजनशिप की बात कही गई है संविधान में, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ऐसा नहीं जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में 50 स्टेट है तो 50 स्टेटों में जिस स्टेट में रह रहे हो उसकी नागरिकता लेनी पड़ेगी, फिर आपको पूरे अमेरिका की नागरिकता लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। यानी बहुत से देशों में दोहरी नागरिकता है, हमारे यहाँ एक यानी कि एकल ही नागरिकता आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है इम्पोर्टेंट, वो यानी कि नेक्स्ट आपका बनता है संघीय, या फिर आप लिख लीजिए जो कि आपका इस तरह से ही पूछा जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, संघात्मक संविधान। संघात्मक संविधान की संघात्मक संविधान के आवश्यक तत्व। तो संघात्मक संविधान क्या है, यानी संघात्मक संविधान के अंतर्गत शक्ति को जो होता है, यानी शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, शक्तियों का विभाजन हो जाता है। और जब भी संघात्मक की बात है तो संघात्मक का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन, यानी कि एक आदमी के हाथ में पूरी पावर ना होना, एक आदमी के हाथ में पूरी शक्तियों का ना होना, उसमें कहीं ना कहीं आपकी संघात्मकता आपको देखने के लिए मिलती है। और इसकी विशेषता क्या है, यानी कि संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, संविधान लिखित होता है, संविधान यानी कि कठोर व आपका अपरिवर्तनशील शक्तियाँ होती हैं उसमें। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी आया जो उसे परिवर्तन कर दिया और कोई भी उसे यूज़ करने लगा। फिर क्या आपको देखने के लिए मिलता है, शक्तियों का विभाजन होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, यानी कि क्या हो गई, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई, ठीक है, शक्तियों का विभाजन हो गया। तो ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, यानी कि एक दिन पहले सारे क्वेश्चन पेपरों का, सारे पेपरों के लास्ट रिवीजन के तौर पर कर लेंगे, तो आपको इसी तरह की वीडियो मिलते रहे जिससे आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में मदद मिले। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए मिलती रहे, ठीक है। अब आता है यानी कि एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है कि भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक है, जो कि आपको मैंने कई बार कराया भी है। तो भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है। बहुत सी जगह आपको संघात्मक देखने के लिए मिलता है, बहुत सी जगह एकात्मक देखने के लिए मिलता है, और बहुत सी जगह आपको दोनों ही देखने के लिए मिलता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यानी कि लचीला संविधान और कठोर संविधान, ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिल सकता है संविधान, ठीक है। लचीले संविधान का मतलब क्या है, लचीला संविधान जो होता है अलिखित होता है, जैसे आपने इंग्लैंड का संविधान जो है आपका लचीला है। कठोर संविधान क्या है, जैसे हमारा संविधान है भारत का, अमेरिका का, कनाडा का, तो वो क्या है, लिखित संविधान है। लचीले संविधान को हम अपनी मर्जी से अपने समय के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। और कठोर संविधान क्या है, यानी कि अपनी मर्जी से परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि समय की मांग, ज़रूरतों के अनुसार ही परिवर्तन होता है, और उसमें भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं कभी भी परिवर्तन नहीं होती। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और एक और डिफरेंस आपका आ जाता है, वो है एकात्मक संविधान, और दूसरा क्वेश्चन आपका मिलता है संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान क्या होता है, संविधान का सर्वोच्च, यानी कि सर्वोच्च नहीं होता और उसमें कहीं ना कहीं एक ही आदमी की सब कुछ चलती है। संघात्मक में क्या है, संविधान सर्वोच्च होता है, संविधान सबसे ऊपर होता है। इस एकात्मक में होता है संविधान को परिवर्तन और लचीला बनाया जाता है। संघात्मक में क्या है, कठोर और अपरिवर्तनशील होता है। संघात्मक संविधान जो होता है समस्त शक्तियों एक व्यक्ति के हाथ में होती है, एकात्मक में एक व्यक्ति के हाथ में होती है, संघात्मक में सबके, यानी कि बटी हुई थी, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सब चीज़ें आपको इस तरह से लिख लेनी है, जो कि आपके इम्पोर्टेंट बनती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक छोटा क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है,
जो कि है प्रस्तावना के, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कुछ वर्ड्स जोड़े गए थे जिसे कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है, और 42 के हिसाब से जोड़े गए थे जिसमें हमारा आता है पंथ निरपेक्ष। 44वें संविधान में आपका जोड़ा गया था, यानी कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में हमारे पहले 7 मौलिक अधिकार थे जो कि आपके थे। एक जो जमीन वाला अधिकार था वो चला गया 300A में। ये वाले दोनों यानी कि कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 44 भी इम्पोर्टेंट है और 42 भी इम्पोर्टेंट। 42 में आपका संविधान संशोधन में हुआ है, यानी प्रस्तावना में हुआ है, जो कि अभी तक एक ही बार हुआ है, यानी कि प्रस्तावना एक ही बार अमेंडमेंट हुई है जो कि 42 में हुई है। और 44 जो संविधान संशोधन है उसमें आपका जो 7 मौलिक अधिकार थे, अब जो 6 बचे हुए हैं, 7वां अधिकार को क्या है निरस्त करके वो कहाँ डाल दिया गया है, आपके संविधान के 300A में, यानी कि अनुच्छेद 300A के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, जो कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम कहीं ना कहीं नागरिकता आपको मैंने बताई दी। नागरिकता से आपका क्या अभिप्राय है? नागरिकता आपको पता होना चाहिए नागरिकता क्या है, नागरिकता किस तरह से मिलती है, नागरिकता के क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए, प्रारंभ कैसे होता है, इस तरह से। ये एक तरह से फेमस क्वेश्चन है, ये आप कहीं ना कहीं कर दोगे, जो कि आपको इम्पोर्टेंट पता भी है। चलिए, तो एक और क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन आपको और देखने के लिए मिलता है। देखिए, 2 तरह से पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 से आपका क्या अभिप्राय है, या फिर आपसे पूछा जाएगा आपका से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है, संविधान के अनुच्छेद 17 का कहीं ना कहीं आपको बताया गया, और अनुच्छेद 17 में आपके सारे जो आपके अपराध हैं, ठीक है, और इसमें आपको पता है कि इस अपराध को कहीं ना कहीं आपके अधिनियम 1955 में पारित किया गया था, और इसके अंतर्गत आपको अस्पृश्यता के अपराध के लिए अधिकतम 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान है, जो कि आपके कहीं ना कहीं दोनों भी देखने के लिए मिल सकता है। और इसको संशोधन किया था 1976 में, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चनों में ज़्यादातर पूछा जाता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। 1-2 क्वेश्चन और रह गए थे, अभी सिलेबस आपका उठाया गया है, तो उसमें से आपके कहीं ना कहीं बताए जा रहे हैं। प्रेस की स्वतंत्रता वाला क्वेश्चन जो है बड़े क्वेश्चनों में पूछा जाता है, तो प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 अब देखेंगे प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए सबको पता है, आप जो भी कहीं ना कहीं आर्ट्स स्टूडेंट हो गए, या फिर कहीं ना कभी आपने पॉलिटिकल पढ़ी होगी, या फिर आपने 11th-12th में पढ़ी होगी, या फिर आप कहीं ना कहीं ये मान लीजिए आपने 10th में पढ़ी हो, जो साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपने ये चीज़ देखी होगी, हमारे यहाँ 4 स्तंभ हैं। कार्यपालिका, सबसे पहले हम लेके चलते हैं विधायिका, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका, और आपका लास्ट स्तंभ बचता है जिसे हम कहते हैं प्रेस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं विधायिका क्या करती है, सारे के सारे आपके कानून को बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है, उसको पालन कराती है। न्यायपालिका उस पर कहीं ना कहीं देखती है कि कहीं ना कहीं जो न्याय है वो सभी को मिल रहा है नहीं, कोई जो कार्य यानी कि कार्यपालिका या विधायिका ने जो कानून बनाए हैं वो कार्यपालिका से मिस हो रहे हैं, या फिर इस तरह से नहीं न्याय पा रहे हैं समाज में व्यक्ति, तो उसके लिए न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में कार्य करती है। और जो आपकी प्रेस है, प्रेस की स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं आपके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लिया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं हम इसलिए कहते हैं यानी कि प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, अब प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर लेके चलते हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का आधार माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसे स्वतंत्रता इसलिए माना जाता है, यानी कि क्योंकि स्वतंत्रता के द्वारा ही जनता अपने तर्क को, अपने विचारों को,
अपनी आलोचनाओं को, अपनी जो शक्ति है, जनता की शक्ति है, जो लोकतंत्र में सरकार के द्वारा जो चीज़ें हैं उसके जरिए यानी कि अपने स्वतंत्रता के द्वारा, अपनी भाषण के द्वारा सरकार तक और कहीं ना कहीं पहुंचाए और उसके लिए सारी चीज़ों को लेके चलती चली जाए। तो इसमें आपको सारे के सारे चीज़ों को लेके चलना है, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, पॉइंट्स आ जाएंगे और आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सारा का सारा छोटे छोटे क्वेश्चन है कि आप कवर कर लोगे, जो कि इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है, यानी कि इतना आपका कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए, जो आपके क्वेश्चन है वो मैं इसलिए कहीं ना कहीं बता भी रहा हूँ बीच में, जो आपको समझ में आ जाए, समझ में आपको देखने के लिए मिलता है। अब आता है एक कभी कभार पूछा जा सकता है, जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी है, इस तरह की यूनिवर्सिटी में जो लॉ का पेपर होता है उसमें दोहरे दंड के संरक्षण के बारे में आपको देखने को मिलता है। दोहरे दंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। भाई दोहरे दंड के बारे में, भाई एक कानून में हमारे एक आ गया है, जब आप लॉ के क्षेत्र में आ जाओगे यानी कि लॉयर बन जाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए, या फिर एक तरह से जब आप लॉ आगे पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे यहाँ यानी कि एक व्यक्ति को 2 बार सज़ा नहीं दी जाती। ठीक है, ये आपको पता है। अब 2 बार सज़ा नहीं दी जाती है तो कहीं ना कहीं दोहरी जो शक्तियाँ हैं, दोहरे जो केस हैं वो एक तरह से निषेध हो जाते हैं, यानी कि एक तरह से खत्म हो जाएंगे, यानी एक व्यक्ति को 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम आपके कौन सा क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो आपका कभी पूछा जा सकता है, 5 पॉइंट में आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मौलिक जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में किस तरह से खास है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है भारतीय संविधान का जो कहीं ना कहीं भाग 3 है उसके अंतर्गत मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में दिया गया है, जो कि आपके आते हैं अनुच्छेद 23 तथा 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के दिया गया है। इसमें क्या है, मानव के क्रय विक्रेता यानी क्रय विक्रय तथा बाल श्रम का जो बारे में उसके बारे में बात करता है। और जो आपके ऊपर शोषण हो रहे हैं, जो आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह से आपको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये कानून लाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन फेमस जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है यहीं से आपका क्या है, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये जिस तरह से कल का पेपर आपको देखने के लिए मिला है, तो इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर बुक से पेपर बना तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है, फेमस क्वेश्चन जो है मौलिक अधिकार के, मौलिक कर्तव्यों के आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता पे, यानी कि सार्वजनिक व्यवसाय, उसके जन स्वास्थ्य की बात, धर्म के जो धर्म से आर्थिकता, वित्तीयता, राजनीतिक जो चीज़ें आती हैं वो सारी कहीं ना कहीं बातें आती हैं। एक धर्म में कॉलेज के बारे में, धार्मिक स्कूल के बारे में, क्या ये सही है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पर ज़्यादातर CCSE में इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कहीं ना कहीं, जो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं संविधान की स्वतंत्रता के, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार मैंने आपको बता दिया है, यानी कि उच्च न्यायालय के, और यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, कन्फ्यूज मत होना, यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का मतलब है हाई कोर्ट। जैसे कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब आप कहीं ना कहीं लगातार पढ़ाते चल जाते हैं, तो बहुत से जो टर्म आपको हिंदी मीडियम वालों अगर नहीं समझ में आ रही, आप समझ पा रहे, तो इंग्लिश में याद कर लेना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, जो सबसे यानी कि लास्ट स्टेज है न्याय प्राप्त करने की। हाई कोर्ट क्या है, सेकंड लास्ट स्टेज है। ठीक है, जिसमें आपका क्या है,
यहाँ पर आपको 226 देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पर 32 देखने के लिए मिलेगी। इन दोनों से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और रिट आपको पाँचों की पाँचों रिट याद करके जानी है जो कि आपकी हैं। आपकी मैं लिखवा भी देता हूँ, लिख लीजिए। रिट से आपका क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। 7 नंबर रिट, WRI, रिट से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो पहली रिट आपकी बनती है परम, रुकिए, पहली रेट हम उसी से शुरू करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण से। पहली आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, हैबियस और बस। दूसरी आपके आ जाती है परम आदेश, जो कि है मैंडमस। ठीक है, तीसरी आपकी आ जाती है उत्प्रेक्षण, ठीक है, जो कि आपकी आती है सेंटेरिया। चौथी आपकी आ जाती है प्रतिषेध, जो कि आपकी आती है प्रोहिबिशन। ठीक है, 5वें नंबर के आ जाती है अधिकार प्रश्न, जो कि आपकी क्वेटो। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा आपसे पूछी जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और उत्प्रेक्षा। ठीक है, सबसे पहले आती है भैया बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या है भाई, लैटिन शब्द है और इसमें क्या है, यानी कि हैबियस कॉर्पस का क्या है, एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है कि बंदी को न्यायालय के सामने हाजिर करो, बंदी को कहीं ना कहीं स्वयं शरीर न्यायालय के सामने क्या है लेके आओ। फिर आता है आपका परमादेश। परमादेश का क्या है, हम आदेश देते हैं, वी कमांड, ये ध्यान रखना, परमादेश का मतलब है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। इस प्रकार के जो आदेश हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जब रेट चलती है तो हम आदेश देते हैं, तो ये बात कही जाती है। न्यायालय के सामने एक आदेश आता है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं व्यक्ति या लोग जो पद है यानी कि पब्लिक सर्वेंट है उसको ये बात कही जाती है कि हम आदेश देते हैं कि विधायिका या कार्य जो लोक कर्तव्य है या किसी भी संविधानिक जो अपराध या कर्तव्य चल रहे हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं अपनी पावर को दिखाना, और वी कमांड कि हम आदेश देते हैं कि काम होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए, आप आ जाता है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण में आपके क्या है, यानी कि ये वर्ड आपका रद्द करना, क्वैश करना। ठीक है, किसी भी यानी कि लेख में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की न्यायिक जो या फिर उसकी जो जजमेंट है या फिर उसके जो निकाय है जो भी उसने वैध रूप से जांच के रूप में दी है उसे रद्द करना। ठीक है, एक तरह से ये आपको प्रतिषेधन। फिर आता प्रतिषेधन रिट जो होता है मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरणों को अपने क्षेत्रीय अधिकार से बाहर जाकर या प्राकृतिक न्याय के नियमों को के विरुद्ध कार्य करने से रोकने की बात करता है भाई, कि आप जो है अपनी लिमिट से कहीं ना कहीं हट रहे हो, ये बात कहीं ना कहीं कही जाती है, और आप अपने न्याय के क्षेत्र से बाहर जा रहे हो, ये आपको बताया जाता है। लास्ट आपका आ जाता है अधिकार प्रश्न। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या अधिकार है, यानी कि आपका क्या अधिकार है ये आपको बताता है। भाई आपका क्या अधिकार है, किस रेट में, यानी कि इस रेट में क्या है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक पद पे बैठा हो और अवैध रूप से कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर चल रहा। आपका क्या अधिकार था इस व्यक्ति को पकड़ने का, आप किस अधिकार से इस व्यक्ति को पकड़ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी 5 रेट में चलती है और जो सबसे ज़्यादा पूछ लगती है ये आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर आपकी आ जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये आपको देखने के लिए मिलती है। और जब हम कोर्ट में यानी कि कोर्ट रूम में सबसे ज़्यादा सुनते हैं वो मिलती है ये वाली। क्यों मिलती है कि भाई इलीगली कहीं ना कहीं किसी को पकड़ा जाता है या फिर किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को अपने पास रखा जाता है, तो दोनों ही आपको देखने को मिलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका कहीं ना कहीं जब न्याय से हटके बात आती है तो क्वैश कराने के लिए या फिर उसको टर्म को हटाने के लिए कौन सी रेट जारी हो रही है
भाई क्वेस्ट के लिए क्या है, उत्प्रेक्षण। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका सिलेबस में देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट बचता है, यानी कि 2 पार्ट बच रहे हैं, दोनों पार्ट आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 32, और ये आएगी किससे, सुप्रीम कोर्ट में लगेगी अनुच्छेद 32 के तहत रिट, और हाई कोर्ट में लगेगी 226 के अंतर्गत रिट। ये दोनों पॉइंट याद कर लेना, जब रिट आप लिखोगे तो ये जरूर लिखना है आपको, नहीं तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये माना जाएगा भाई रिट तो रट ली, पर रिट का पता नहीं है कि किस किस का, यानी कि कैसे कैसे लगाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी डीपीएसपी। डीपीएसपी छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि डायरेक्टिव, देख लीजिए, डायरेक्टिव PRINC पल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। राज्य के नीति निर्देश तत्व कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए भाई। ये क्या कहता है, लोक कल्याण की बात करता है, राज्य के जो नीति है उसके बारे में बात करता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये है कहाँ पर, भैया राज्य नीति निर्देश है कहाँ पर, आपको ये पता होना चाहिए। अनुच्छेद आपको बताया था कहाँ पर है, 36 से 51 तक दिए गए हैं। राज्य नीति निर्देश क्या है, 36 से 51 तक दिए गए हैं, और इसमें सारी की सारी बात बताई गई है। आपके अनुच्छेद 45 है, 42 है, यानी कि न्यायालय की बात करें, मानव दिशाओं की बात करते हैं, कामगारों के लिए निर्णय और मजदूरी की बात करते हैं, बाल श्रम की बात करते हैं, यानी कि बालकों के लिए जो आपका 21 क्या, यानी कि 21A में दिया गया है, वो कहीं ना कहीं डीपीएसपी में बताओ कहाँ पर दिया गया, यानी कि डीपीएसपी में भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है भाई। राज्य में भी तो कहीं ना कहीं फ्री एजुकेशन की बात होती है, तो कहीं ना कहीं ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया था, कब, 2001 के अंतर्गत, जिसमें कहीं ना कहीं जिसके अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करा गया था, शिक्षा की बात करी गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। 46 क्या कहता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अन्य जो ओबीसी वाले वर्ग है उनके लिए बात आती है। फिर आती है 46 आती है, 47 आती है, इस तरह से आपको देखने के लिए मिलती है। 48 आ गया, फिर आपका 50 आ गया। 50 क्या कहता है, अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण क्या आपको देखने को मिलता है। और 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियाँ हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो कहीं ना कहीं शांति है उसको यानी कि कायम रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। जो शक्तियाँ हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, उनके साथ तालमेल बैठाना है और शांति बनाए रखना है। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं डीपीएसपी आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार मैंने आपको सारे बता दिए। मौलिक अधिकार कितने हैं भाई, आपका स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सारे के सारे आपको 6 के 6 याद कर लेने हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और सीरियल वाइज याद करने हैं जिससे आपको सारे के सारे पता हों। ठीक है, तो ये था आपका कहीं ना कहीं सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए जो अब याद आ रहा है मेरे, वो आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा मुझे भी, पर याद कर आ गया मुझे। प्रतिकरणीयता, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्विलिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन याद कर लेना, जो कि आपका थोड़ा सा अनुच्छेद यानी कि संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 1 में वाक्यांश में दिया गया है और सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और खंड 2 प्रयुक्त वाक्य उल्लेख किया गया है। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन जो कि आपसे कहीं ना कहीं रिवीजन के तौर पर, लास्ट रिवीजन के तौर पर आपके दिमाग में आपको देखने के लिए मिले होंगे, आपके दिमाग में घुस गए होंगे सारे क्वेश्चन। और जो भी कहीं ना कहीं हमने अभी कराए हैं, प्रीवियस ईयर हैं, वो सारे के सारे और इम्पोर्टेंट हैं, वो सारे के सारे आपको देख के जाने हैं बच्चों। ठीक है,
कल की तरह पेपर अगर हार्ड आता है तो आपके बुक वाले क्वेश्चन भी आपको करा दिए आज तो, जिससे कहीं ना कहीं आप पेपर को थोड़ा सा आसानी से कर पाओ। और जो विधि शास्त्र वाले पेपर है, विधि शास्त्र वाला पेपर मैं खुद कहूँगा कि टफ था, जो कहीं ना कहीं बच्चे प्रीवियस ईयर से पढ़ रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक से पढ़ा है, जो जैसे हमने अपने टाइम पे बुक से पढ़ा है तो हमारे भी नंबर 60-65 के करीब थे। ठीक है, तो चलिए आज की जो क्लास है यानी कि यहीं ख़त्म करते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।